एक पति की लाश सामने पड़ी हुई है और पत्नी उसकी लाश के पास बिलख रही है और अपने 10-12 साल के बेटे को कह रही है कि तुम नीचे चले जाओ वरना आतंकवादी तुम्हें भी मार देंगे। सूरत के शैलेश जो आतंकवादियों के हत्थे चढ़े, उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी और उनके बेटे की जो ज़िंदगी है वो आप यूँ समझिए कि बद से बदतर हो गई है। उनकी पत्नी मीडिया के सामने आई और लगातार उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई मदद नहीं की। आर्मी ऑफिसर्स जो वहाँ पर थे वो 1-1.5 घंटे में आए, उनकी उस वक्त भी मदद नहीं हुई। लेकिन ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि आखिर जब आतंकवादी आए तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, आखिर वो भाग क्यों नहीं पाए, क्या उसके पीछे की वजह रही, तो उन्होंने बहुत अहम वजह बताई। उन्होंने बताया कि जो पूरा एरिया था, वो जो इलाका था, उस पर फेंसिंग हो रखी थी जिसके ज़रिए आसानी से भागना वहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया था। अब आप उनकी ज़ुबानी सुनिए किस तरीके से जो एक एक करके जो लोग थे वो आतंकवादियों के हत्थे चढ़ते गए। पहलगाम आतंकवादी हमले में सूरत के रहने वाले शैलेश कड़थिया की मौत हुई है, जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है। शैलेश भी अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे। उनकी पत्नी शीतल बहन हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा था। शीतल बहन से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पहलगाम में आखिर उस रोज हुआ क्या था। शीतल बहन, क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया? हम पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड जिसे बोलते हैं वहाँ पे गए। 10-15 मिनट अराउंड हुआ था और हम नाश्ता कर रहे थे। इतने में सडनली फायरिंग की आवाज़ आई। हमने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैंने वहाँ के शॉपकीपर को पूछा कि भैया ये कैसी आवाज़ थी। तो उन्होंने बोला मैडम हमने भी आज पहली बार सुना है, हमें भी कोई आइडिया नहीं। इतने में तुरंत ही सेकंड फायर की आवाज़ हमें सुनी तो हमें कुछ डाउटफुल लगा कि चलो छिपते हैं, भागते हैं, कुछ लग रहा है इमरजेंसी वाला। तो हमें वो टाइम नहीं मिला कि हम कहीं भाग सके या छिप सके। वो सडनली हमारे सामने आके खड़ा हो गया और हमारे साथ और भी मतलब फैमिली, जो 5-6 फैमिली, हमारा 7-8 फैमिली का ग्रुप, हम एक जगह पे छिपे थे। वहाँ पे वो आया और उसने बोला कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। उसने 3 बार कलाम कलाम ऐसा बोला और जो मोमेडियन फैमिली थी उसने आंसर में मुसलमान मुसलमान ऐसा बोला और जो हिंदू भाई थे उसको उसने शूट कर दिया, ऑन द स्पॉट शूट कर दिया उसने। कितना वक्त लगा आतंकवादियों ने जो अलग किया और फायरिंग जो हुआ, और आपके पति की मौत किस तरह से हुई? 2 से 3 मिनट में उसने ये सब कांड कर दिया। मतलब किसी को कुछ टाइम सोचने का, बोलने का या देखने का भी दिया ही नहीं। जैसे ही उसने अलग किया, अलग मीन्स खड़े तो सब साथ में ही थे, पर ये जो कलमा वाला उसने जो पूछा उससे उसको आइडिया आ गया कि कौन मुसलमान भाई है। बाकी हमें तो कोई आइडिया नहीं था, हम तो चुप ही रहे ना, तो उसको पता चल गया, उसने सबको शूट कर दिया। क्या कुछ बोला जब शैलेश भाई को गोली मारी? उस वक्त वो कहाँ पे थे, क्या कह रहे थे आतंकवादी? सेठ हमारे सामने खड़े थे, हम ऐसे छिप के नीचे बैठे थे। हम दोनों आगे थे, बच्चे थोड़े हमारे, हमने पीछे से रहे कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, क्या करे क्या नहीं। बस उसने यही बोला कि हिंदू मुसलमान अलग हो जाओ और ये जो कलमा कलमा वाला पूछा और तुरंत ही कुछ सोचे समझे या कुछ देखे इससे पहले उसने शूट कर दिया सबको। जो भी हिंदू भाई हमारे आगे थे, 5-6 या 7 भी हो सकते, सबके जो जेंट्स हैं सबको शूट कर दिया उसने। मतलब कोलेजन जो भी, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि जो कमा के दे, फैमिली का भरण पोषण करने वाले जो भी थे, उसको उसने टारगेट बनाया है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चला जब आपने देखा अपने आपके पति को गोली लगी? उस वक्त क्या मंजर हो गया, क्या सोच रहे थे उस वक्त कि? सोच रहा था कि कहीं से कोई आ जाए, कोई हेल्प मिल जाए, या हमारे गवर्नमेंट, पता नहीं, हमारी इतनी मिलिट्री है, इतनी फायरिंग की आवाज है, कोई तो आएगा, कोई तो हमारी हेल्प करेगा। पर वहां पे कोई नहीं था, ना तो कोई आया। कितना टाइम, मतलब वो आतंकवादी 2-3 मिनट तक वहां पे खड़ा था फायरिंग के बाद। फिर वो जब चला गया उसके बाद भी हमने इतना चिल्लाया, सब रो रहे थे कि कोई हेल्प करो हेल्प करो। वहां पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। और वहां के लोकल 2-3 बंदे जो वहां पे छिपे थे जैसे हमारे, तो उन लोगों ने हमें ये सजेशन दिया कि आप अपने बच्चों को लेकर नीचे भाग जाओ। मतलब उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं, तो फायरिंग करेंगे तो सबकी जान चली जाएगी। और जो हो गया है उसको अभी छोड़ो, पुलिस आएगी, उनको संभाल लेगी, आप बच्चों को लेकर नीचे चले जाओ। तो हमें उन लोगों को वहीं पे छोड़ के बच्चों की जान बचाने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ा। वो भी हम पैदल उतरे, वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं, कोई, मतलब इतनी फायरिंग हुई थी फिर भी हमारी आर्मी पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ फैसिलिटी नहीं थी वहां पे। और जब मैं बच्चों को दोनों को लेकर नीचे गई, मतलब घोड़े तो सारे भाग गए थे फायरिंग की आवाज से, तो हम पैदल ही नीचे गए। घुटनों घुटनों तक कीचड़ था, ना तो हमारे पैर में शूज थे, हमारे कपड़े भी कीचड़ वाले।
और डरते डरते आसपास देख के कि कहीं से फायरिंग ना हो जाए, ऐसे तैसे करके 45-50 मिनट जितना हो गया था टाइम, क्योंकि रास्ता भी पता नहीं था ना। फर्स्ट टाइम गए, जहाँ रास्ता दिखा चल पड़े, जहाँ रास्ता दिखा। तो जैसे ही नीचे पहुंचे, आर्मी कैंप वाले सब खड़े थे, तो मैंने उनको बोला कि ऊपर इतना सब कुछ हो गया है तो आप लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वहां पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। इतनी गोलियों की आवाज आ रही थी, फिर भी किसी ने कोई हेल्प क्यों नहीं दी। तो एक आर्मी मैन ने बोला कि तो आप लोग ऊपर जाते क्यों हो। मैंने उनको ये बोला कि हेलीकॉप्टर वाली जो सारी सुविधाएं है सिर्फ वीआईपी के लिए है। अब जो ऊपर इंजूर्ड है उसके लिए आप ये यूज करो। एम्बुलेंस कब पहुंचेगी, कब उसको नीचे लेकर आएगी, कब हॉस्पिटल लेकर जाएगी, आप जल्दी से हेलीकॉप्टर भेजो, हेलीकॉप्टर भेजो। इतनी में चिल्ला रही थी, पर वहां पे इतने आर्मी मैन, मतलब इतने लोग थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। उन लोगों को जैसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। जो नीचे मिले आपको, हाँ, जो नीचे ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी? ऊपर तो कोई था ही नहीं। मैं बच्चों को लेकर जैसे पढ़ते गिरते नीचे पहुंचे और हमने जाके उनको रिक्वेस्ट किया, शिकायत की कि हेलीकॉप्टर भेजो, एम्बुलेंस से, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा था जिन जिन को गोली लगी थी, मतलब मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में अगर उसको फैसिलिटी नहीं मिली तो पता ही था कि वो नहीं बचेंगे। और आतंकवादी गोली मारने के बाद तब तक वह इंतजार भी किए कि भाई जब तक जान नहीं निकल जाए? खड़े थे और किसी को मूवमेंट नहीं करने देते थे। अगर जैसे कि मेरे हस्बैंड को गोली लगी, उसका सर मेरे गोद में था, पर मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो सामने ही खड़ा था। अगर कोई मूवमेंट करे तो वो उसको भी शूट कर देता। तो हम डर के मारे बच्चों की जान बचाने के लिए सभी लोगों ने यही किया कि सब जो जिस सिचुएशन में थे वैसे ही बैठे रहे। जिसको जो घायल थे वो बेचारे अपनी ओर से तड़पते रहे, हम उसको देखते रहे, पर हम कुछ नहीं कर सके। चाह कर भी मदद नहीं कर सके? नहीं सके, कुछ नहीं। और उसको छोड़ के नीचे जाने का मन नहीं था, पर बच्चों की वजह से हमें उसे वहीं पे छोड़ के नीचे जाना पड़ा। सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि नागरिकों की जिम्मेदारी सरकार पे होती है? हाँ, बस तो सरकार से क्या कहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही देख रहे हैं? बहुत बहुत, मतलब मैंने यही आर्मी वालों को मैंने यही बोला नीचे कि आप इतने लोग यहाँ पे जहां नजर घुमाओ आप सब जगह आर्मी आर्मी दिखेगी। हम तो इसी ट्रस्ट पे ऊपर गए थे ना कि जितनी आर्मी पूरी हर जगह, मतलब कश्मीर में हम 4-5 जगह घूमे, हर जगह आर्मी थी, तो वहां पे भी होगी ना। हमें थोड़ी पता था कि वहां पे कोई आर्मी मैन नहीं है या तो ना तो कोई पुलिस है। वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो तभी मैंने ये बोला, तभी एक आर्मी मैन ने ये बोला कि आप लोग ऊपर घूमने जाते ही क्यों हो। तो मेरी ये मतलब अगर वो इतना डेंजर जोन है तो गवर्नमेंट उसको क्लोज कर दे, या तो अपने रिस्क पर भेजे कि कुछ भी आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, आप जा सकते हैं तो ही वहां पे जाए, अदरवाइज मत जाओ। आखिरी सवाल आपसे, क्या सोच के कश्मीर गए थे, क्या प्लान किए थे, और फिर क्या से क्या हो गए? वो तो सोच के तो अच्छा ही गए थे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब बोलते हैं कि हेड ऑफ द इंडिया हमारा कश्मीर, प्राउड फील हो रहा था। हर जगह आर्मी दिख रही थी तो वो भी हमें प्राउड फील हो रहा था कि नहीं, हम हमारा इंडिया सेफ है, हमारी आर्मी हमारी रक्षा कर रहे। हम 5-6 जगह, मतलब श्रीनगर घूमे, फिर उसके बाद ये गुलमर्ग, हर जगह हम घूमे, सब जगह सेफ था। कहीं कुछ हमें, मतलब इतना ट्रस्ट था हमारे गवर्नमेंट पर कि हम सेफ है, सेफ जगह। सब लोग बोलते हैं कि वहां पे नहीं जाना चाहिए, ये होगा वो होगा, डर डर के, ऐसा कुछ नहीं लगा। पर ये जो लास्ट मोमेंट में हुआ ना, तब मैं तो यही बोलूंगी कि नहीं जाना चाहिए, हमारे रिस्क पे नहीं जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आपको वो प्रॉमिस करती है कि आपको कुछ नहीं होगा, तो ही आप जाओ।